नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुशबू वैसे तो काफी सीधी सादी और खुश मिजाज लड़की थी, मगर अपने रंग और मुंह से बाहर निकले दो दांतों की वजह से अपना मजाक बनता देखकर वो अक्सर ही उदास हो जाया करती थी और खुदकुशी करने की भी कोशिशें किया करती थी। मगर अपनी छोटी बहन सुजाता के बारे में सोचकर वो खुद को ऐसा करने से रोक लेती थी। देखते ही देखते वो 28 साल की हो जाती है। उसके रिश्तेदारों को खुशबू की शादी की चिंता सता रही थी, मगर कोई भी लड़का उसे देखने आता तो उसका रंग और चेहरा देखकर निराश हो जाता। एक दिन वो इसी वजह से अपने घर में एक कोने में बैठकर रो रही होती है। सुजाता को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है और वो खुशबू के आंसू पोंछकर बोलती है, दीदी मुझे पता है आप क्यों रो रही हो, और मैं आपको बता दूं कि रोने से किसी चीज का सलूशन नहीं निकलता। तो क्या करूं सुजाता, तू ही बताना। इस काले रंग और बाहर निकले दांतों की वजह से पूरी सोसाइटी और कॉलेज में मेरा मजाक बना हुआ है और इसके कारण मेरी शादी भी तो नहीं हो रही। दीदी मैं आपकी जितनी बड़ी और समझदार तो नहीं हूँ, मगर एक बात काफी अच्छे से समझती हूँ कि इस दुनिया में 9 अरब लोग हैं, उनमें से कोई तो ऐसा होगा जो सिर्फ आपके लिए बना होगा। सो जस्ट वेट फॉर हिम। सुजाता, एक तू ही तो है जो मुझे समझ पाती है। दीदी आप बड़ी बहन हो मेरी, इसलिए अब इस उदासी को छोड़कर अपनी पढ़ाई में लग जाओ, एग्जाम आने वाले हैं आपके। सुजाता के मुंह से ऐसा सुनकर खुशबू उत्साहित हो जाती है और अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लग जाती है और उसके एग्जाम्स भी काफी अच्छे जाते हैं और एग्जाम्स के रिजल्ट में अपनी रैंकिंग देखकर खुशबू काफी खुश होती है। वो खुशखबरी देने अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, सुजाता, मैं तेरे लिए एक बहुत मजेदार खुशखबरी लाई हूँ। क्या बात है दीदी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हो। पहले आप मुझे खुशखबरी दो, फिर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। जरूर दूंगी, मगर उससे पहले तू अपनी खुशखबरी सुना। नहीं दीदी, ये गलत बात है, पहले आप सुनाओ। अरे मेरा लॉ का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया। ले, मैंने तो अपनी खुशखबरी सुना दी, अब तू भी सुना दे। दीदी मुझे एक काफी कमाल की मैट्रिमोनियल साइट मिली है, वहाँ आपके लिए एक अच्छा लड़का मिल सकता है। तो देरी किस बात की, बना दे फिर मेरा भी प्रोफाइल। ऐसा कहकर सुजाता मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर खुशबू की प्रोफाइल बना देती है और कुछ अच्छी फिल्टर्स वाली फोटोज भी अपलोड करती है। धीरे धीरे कई लोग उसकी प्रोफाइल को देखते हैं और जब असल में उससे मिलने आते हैं तो निराश होकर लौट जाते हैं। मगर एक दिन सचिन नाम का एक लड़का उसे कॉल करता है और उससे मिलने की ख्वाहिश करता है। खुशबू तैयार हो जाती है। जब सचिन उससे मिलता है तो उसके चेहरे को देखकर उसे थोड़ी निराशा होती है, मगर जब वो खुशबू से बातें करता है तो उसे लगता है कि उसे खुशबू से ही शादी करनी चाहिए। पैसों की तंगी की वजह से दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के अगले दिन सचिन की माँ लक्ष्मी खुशबू का चेहरा देखकर चौंक जाती है। अरे वो नाच पिटे, ये किसे प्याल आया? क्या हो गया माँ? ना इसकी शक्ल सूरत है, ना कोई रंग रूप। माँ, आजकल के जमाने में ये रंग रूप और जात पात कौन देखता है? जात पात तो चल जाता, जरा खुद ही देख इस शक्ल को, कैसा जला हुआ भटूरे जैसा चेहरा लगता है इसका, और फावड़े जैसे दांत। माँ, आप उसे ऐसा नहीं कह सकती, वो मेरी पत्नी है। सचिन, ये मत भूल कि मैं तेरी माँ हूँ और तूने इस लड़की से शादी करके पूरे खानदान में मेरी नाक कटवा दी। माँ, जो भी हो वो मेरी पसंद है। अपनी बात पूरी करके सचिन वहाँ से चला जाता है, मगर खुशबू एक कोने में खड़ी होकर ये सब सुन लेती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। खुशबू के रोने की आवाज सुनकर सचिन जल्दी से भागता हुआ कमरे में जाता है और खुशबू को चुप करवाता है और उसे बड़े प्यार से बोलता है, खुशबू, अपना ये रोना धोना बंद करो। तुम ऐसे लोगों की बात सुनकर खुद को डिमोटिवेट क्यों कर लेती हो? क्या करूं सचिन, मैं खुद को रोने से रोक ही नहीं पाती। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों की। भगवान जो भी करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। तुम भगवान पर भरोसा रखो और मजाक उड़ाने वाले लोगों को जवाब देना सीखो। मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं दे सकती। वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें लोगों को जवाब देकर सबक सिखाना है और एक चैन की जिंदगी जीनी है, या फिर अपनी जिंदगी के हर दिन लोगों के ताने सुनकर घुट घुट के गुजारने हैं। मैं यूँ रोज रोज घुट घुट कर नहीं जी सकती। तो खुशबू, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने सोच लिया है
क्योंकि अब मैं हर उस इंसान को सबक सिखाऊंगी जो मेरे रंग और मेरे दांतों का मजाक उड़ाता है। सचिन किसी तरह उसे समझा बुझाकर चुप करवा देता है और अपनी बातों से मोटिवेट करता है, जिसके बाद खुशबू अपने नए कोर्स की पढ़ाई में लग जाती है और अब उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन कॉलेज के एक फंक्शन में जब वो स्पीच दे रही होती है, तभी कुछ छिछोरे उसे काली कलोटी जैसे नामों से चिढ़ाते हैं। स्पीच खत्म होने के बाद खुशबू बड़े ही गुस्से से उन लड़कों के पास जाती है और उनमें से एक का कॉलर पकड़कर बोलती है, हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है तुझे मेरे काले होने से? खुशबू का गुस्सा देखकर लड़के काफी डर जाते हैं और डरते हुए एक लड़का बोलता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तभी तो तू मेरी स्पीच के बीच में चिल्ला रहा था। मैं नहीं था वो। झूठ मत बोल। ऐसा कहकर खुशबू उस छिछोरे लड़के को एक जोरदार तमाचा मारती है। लड़के को चाटा पड़ने के बाद काफी सारी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है और फिर खुशबू पुलिस को कॉल कर देती है, जो कि उस लड़के को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और फिर से स्टेज पर जाकर वो स्पीच देने लगती है। दोस्तों, साथियों, आप सबने देखा कि कैसे कुछ छिछोरे लड़कों ने मुझे परेशान किया, मेरे रंग और मेरे दांतों का मजाक बनाया। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल से मैं कुछ ऐसे ही लोगों की बातों को सह रही थी, लेकिन अब उसकी हद पार हो चुकी है और मैंने अब अपने लिए आवाज उठाना भी सीख लिया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार के लोग हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और वो उन समस्याओं के साथ ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोगों की वजह से वो डिप्रेशन में इतना ज्यादा चले जाते हैं कि वो आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठा लेते। किसी को भी हमारे साथ ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हैं। उन्हें कम से कम 10 साल की जेल करवा सकती हैं। आमतौर पर गांव से आई लड़कियां जो कि शहर में कुछ काम करने आती हैं, उन्हीं के साथ ज्यादातर ऐसा होता है। तो ध्यान रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आप अपनी आवाज को आगे लाइए। हम सब मिलकर इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। ये भाषण सुनने के बाद खुशबू का भाषण अखबार में छपता है और कई सारे टीवी चैनल पर भी उसका इंटरव्यू दिखाया जाता है। कुछ दिनों बाद राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा खुशबू को महिला विभाग में एक पद प्रदान किया जाता है और उसे सम्मानित भी किया जाता है। कोमल एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसके परिवार में उसके पिता कृपाल, माता कौशल्या और छोटी बहन दिव्या रहती थी। कोमल की शादी देव नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। देव के परिवार में उसकी माँ रेखा, पिता किशोर और छोटा भाई दीपक था। दीपक एक नंबर का बिगड़ेल, बदतमीज और अय्याश किस्म का लड़का था। ऐसे ही एक सुबह, बहू, अरे कहाँ रह गई? जरा आज एक कप चाय मिलेगी या नहीं? जी माँ जी, अभी आई। ये लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन देव घर आकर सबको बताता है कि उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और अब वो वहीं जाकर काम करेगा। देव के जाने के बाद उसकी माँ रेखा अपनी बहू कोमल के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। बेचारी कोमल अपनी शराफत के चलते कुछ नहीं कहती और ऐसे ही एक दिन उसकी छोटी बहन दिव्या उससे मिलने आती है। दीदी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, लेकिन जैसे ही दिव्या अपनी बहन की पीठ पर हाथ रखती है, तब कोमल की दर्द से आह निकल जाती है। दिव्या उसकी पीठ देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि कोमल की पीठ पर काफी सारे चोट के निशान हैं। तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। दीदी ये सब कैसे? किसने किया आपके साथ ये सब? बताओ मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। कहीं आपकी उस सास ने तो नहीं किया ये सब? तुझे मेरी कसम है दिव्या, अगर तूने किसी से कुछ भी कहा। दिव्या अपनी बहन की कसम देने के कारण ऐसा कुछ नहीं करती।
शाम को कोमल का देवर दीपक शराब के नशे में घर आता है तो वहीं दिव्या किचन में पानी पी रही होती है। दीपक वहाँ पानी लेने के बहाने उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उसी वक्त उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहाँ आकर उनसे पूछते हैं, अरे बेटा दीपक, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ, मैं तो बस पानी पीने आया था, गलती से इसके ऊपर हाथ लग गया तो इसने मुझे चांटा ही मार दिया। झूठ बोल रहा है ये, इसने जानबूझकर मेरे साथ बदतमीजी की है। कोमल अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है और उससे बात करती है। दीदी दीदी, कम से कम तुम तो मेरा भरोसा करो, उस दीपक ने मुझे गलत तरीके से छुआ। दीदी मैं जानती हूँ दिव्या कि तू झूठ नहीं बोलती, लेकिन यहाँ हमारी बात मानने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन दीपक अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाता और वो हर पल दिव्या से बदला लेने के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए एक रात वो अपने एक दोस्त अमर के साथ मिलकर दिव्या के कमरे में घुस जाता है और उसके मुंह हाथ बांधकर उसका रेप कर देता है। वो दोनों दिव्या को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह कोमल उठकर उसके कमरे में जाती है और जब वो अपनी बहन को इस पीड़ित हालत में देखती है तो एकदम से शॉक हो जाती है और जोरों से चीखती है, हे भगवान! दिव्या, दिव्या, ये क्या हो गया तुम्हें? उठो दिव्या, उठो! दीदी दीदी, दीपक और उसके दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर ये सब। वो तुरंत दिव्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके वो घर आ जाती है और जाते ही दीपक को जोर से चांटे मारना शुरू कर देती है। उसके सास ससुर वहाँ आ जाते हैं और कोमल को रोककर उससे पूछते हैं, ये तू क्या किए जा रही है? पूछिए इससे कि इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरी बहन के साथ क्या किया। अरे हमें इस बारे में सब पता है, बस अब घर की बात को घर में दबा दो, वही बढ़िया है। ये कैसे बात कर रहे हैं आप पापा जी? मेरी बहन दिव्या के साथ इतना कुछ हो गया, वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और आप कहते हैं कि मैं इस बात को यही दबा दूं? हाँ दबा दो। अरे ये जवान लड़का है और जवानी में तो कभी कभी खून खौल ही जाता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहती है, मेरे घर वाले पैसे नहीं, अपना मान सम्मान और अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हैं और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला कर रहूंगी। मैं चीख चीख के अदालत में सबको बता दूंगी कि आपके बेटे ने मेरी बहन के साथ क्या किया। कोमल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेखा और दीपक उसका रास्ता रोक लेते हैं। दीपक उसे पकड़ता है। उसकी सास रसोई से चाकू लेकर आती है और दोनों मिलकर उसकी जीभ काट देते हैं। वो बेचारी दर्द में रोती और बिलखती रहती है, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर रहम नहीं करता और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। दीपक और उसका दोस्त अमर हॉस्पिटल में डॉक्टर को पैसे देकर दिव्या को भी मौत की नींद सुला देते हैं। कोमल बेचारी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और सदमे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कोमल का पति देव दूसरे शहर से वापस अपने घर लौट आता है। कोमल जैसे ही उसे देखती है वो जाकर उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो इशारों में उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसका एक भी इशारा नहीं समझ पाता और उससे कहता है, अरे कोमल, ये इशारों में क्या बात कर रही हो? साफ साफ बोलो, बात क्या है? तब कोमल उसे अपनी कटी हुई जीभ दिखाती है, जिसे देखकर देव को एकदम से बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है, कोमल, ये सब कैसे किसने किया ये सब?
कोमल पास ही रखा पेन और पेपर उठाती है और लिखकर अपने पति को सब बताती है, जिसे पढ़ने के बाद देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उठकर अपने घर वालों के पास जाता है। माँ, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? माँ, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कोमल को हाथ भी लगाने की? अरे तुझे पता भी है हमने ऐसा किया क्यों? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आप लोगों ने अपने मुजरिम बेटे को छुपाने के लिए एक मासूम को जान से मार दिया और एक की तो जुबान ही काट दी। तो तू क्या चाहता है, हम तेरे भाई और अपने बेटे को जेल भेज देते, उसे फांसी पर चढ़ा देते? मत कहिए मुझे अपना बेटा और इस मुजरिम का भाई। आज से मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। और हाँ, अब अपने इस बेटे को जिंदगी भर जेल के पीछे या फांसी पर टंगते हुए देखने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद देव अपनी बीवी कोमल के साथ घर छोड़कर चला जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर दीपक और उसके दोस्त की कंप्लेंट लिखवाकर अदालत में केस दर्ज कर देता है, जहां वकीलों की कड़ी बहस होती है और सबूतों के बाद दीपक और उसके दोस्त को फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथ ही दीपक के माता पिता को भी 10 साल की सजा हो जाती है और इस तरह देव अपनी साली दिव्या को इंसाफ दिलाता है और जिंदगी भर अपनी पत्नी का साथ देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जीप कटी बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जिसके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।